शरीर, चेहरा और ग्रुप। ये बात बेहद दिलचस्प है कि लोग अपने सच्चे इरादे और जज्बात छुपा नहीं सकते। वो किसी न किसी तरह इन्हें जता ही देते हैं। लोग वही कहते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ये समझा जाता है कि हमारी करनी हमारी कथनी से तेज बोलती है। लोगों के चेहरे के हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज उनके अंदर का हाल बता सकते हैं। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, कभी अपने जज्बात जाहिर करते हुए तो कभी इरादे जाहिर करते हुए। इसका एक छोटा सा हिस्सा है कथनी। असल वक्त में गौर करने पर लोगों की करनी और बर्ताव को एनालाइज किया जाता है। लोगों के शरीर को देखकर उनके दिमाग में चल रही बात का पता लगाना शायद आम बात लगे, लेकिन इसके बारे में साइंस में भी सबूत मौजूद हैं। लोग चाहे जितना छुपाने की कोशिश करें, लेकिन उनका शरीर उनके जज्बात, हौसले और डर के बारे में बता ही देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी हो, पर ये लोगों के हौसलों को समझने का सबसे आसान तरीका नहीं है। जब हम लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन चीज़ों से फर्क पड़ता है, तो अंदाज़ा लगाते वक्त सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब अलग अलग हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम चेहरे और शरीर के हाव भाव पढ़ने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए सिर्फ एक सबूत काफ़ी नहीं है, और लोगों को पढ़ने की कला की बुनियाद सिर्फ एक ही मंजर को पूरी तरह से देखने में है। मेरे चेहरे की तरफ देखें। आइए सन 1960 में हैगर्ड और आइजक के नाम से शुरू करते हैं। उन्होंने थेरेपी के दौरान आए जोड़ों या कपल को रिकॉर्ड किया और फिल्म को धीमा करके हर छोटे से छोटे इशारे को समझने की कोशिश की। बाद में पॉल एकमैन ने माइक्रो एक्सप्रेशन पर खुद की थ्योरी को बढ़ाया और किताब छपवा दी, टेलिंग लाइज। हम मैक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ना जानते हैं, यानी चेहरे के ऐसे हाव भाव जो 4 सेकंड से ज्यादा तक जाहिर रहें, मगर तेज और जल्दी गायब हो जाने वाले ऐसे एक्सप्रेशंस भी हैं जो आसानी से और खुद ब खुद नजरअंदाज हो जाते हैं। एकमैन के मुताबिक हमारे चेहरे के हाव भाव दरअसल शारीरिक विज्ञान के रिएक्शन हैं। ये हाव भाव तब भी आते हैं जब इन्हें देखने वाला कोई ना हो। इन्होंने ये पता लगाया कि अलग अलग कल्चर में लोग अपने जज्बात जाहिर करने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, चाहे वो उन्हें दबाने की कोशिश करें या फिर उनसे अनजान भी रह सकते हैं। उनकी रिसर्च ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके माइक्रो एक्सप्रेशन खुद ब खुद उभर आते हैं। छोटे छोटे मसल ग्रुप का सिकुड़ जाना ही हमारे जज्बात को जन्म देता है। हर इंसान में ये एक जैसे होते हैं, फिर चाहे उनकी परवरिश, कल्चर और बैकग्राउंड जैसे भी रहे हों। वो सेकंड के 13वें हिस्से के बराबर तेज भी हो सकते हैं, मगर इनको पकड़ना और फिर समझना सिर्फ लोगों के जज्बात और भरोसे की तह में जाने का रास्ता है। कुछ हद तक मैक्रो एक्सप्रेशन बनावटी हो सकते हैं, जबकि माइक्रो एक्सप्रेशन का नकली या बनावटी होना आसान नहीं है। चेहरे के हाव भाव के लिए दिमाग के अंदर की नसों के 2 रास्ते होते हैं। पहला है पिरामिड जैसा ट्रैक्ट, जो कि जाने बूझे रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे ज्यादातर मैक्रो एक्सप्रेशन होते हैं। दूसरा है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, जो कि अनजाने में चेहरे पर आने वाले हाव भाव के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे माइक्रो एक्सप्रेशन। रिसर्च करने वालों ने पता लगाया है कि जो लोग मुश्किल जज्बाती हालात से गुजरते हैं और फिर भी उन्हें वो सब छुपाना पड़ता है, वो दोनों तरह के रास्ते अपनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ज्यादा सोचे समझे एक्सप्रेशन खुद ब खुद होने वाले एक्सप्रेशन पर हावी हो जाते हैं। फिर भी कुछ छोटे छोटे और सच्चे एक्सप्रेशन सामने आ सकते हैं।
आपको लोगों को पढ़ते वक्त इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए था। कोई इन एक्सप्रेशन को पढ़ना कैसे सीख सकता है? क्या आप सच में एक इंसान के अंदरूनी जज्बात का अंदाजा उनके नाक सिकोड़ने और आईब्रोज सिकोड़ने से लगा सकते हैं? एकमैन के मुताबिक हर इंसान के अंदर ये 6 जज्बात आम होते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ साइकोलॉजी में साइमन गू और उनके साथियों की रिसर्च में ये पाया गया कि शुरुआती रिस्पॉन्स के मुताबिक हम इन जज्बातों तक आते आते टूट जाते हैं। जज्बात के ये 3 बुनियादी रंग हैं, रिवॉर्ड यानी खुशियां, सजा यानी दुख और चिंता यानी डर और गुस्सा। क्योंकि ये लगभग सभी जानवरों में कूट कूट कर भरे हुए हैं, इसीलिए इनके हाव भाव में ये सब आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दूसरे इंसान के एक्सप्रेशन पढ़ने का हुनर हमारे अंदर वक्त के साथ आया है। ये कम्युनिकेशन के पहले ही आ चुका था और ये भी माना जा सकता है कि इसी ने कम्युनिकेशन का रास्ता खोजा। खुशी का मतलब ये है कि गाल ऊपर की तरफ हों और मुंह के कोने ऊपर हों और पीछे की तरफ हों। आंखों के नीचे ऊपरी होंठ और नाक और आंखों के कोने के बाहरी तरफ झुर्रियां आ जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम एक सादी सी मुस्कुराहट के बारे में जो कुछ जानते हैं वो माइक्रो लेवल में भी आता है। आप अनजाने में ही इन बदलावों को समझ सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन जो उदासी के बारे में बताते हैं वे भी वही बातें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। होठों के साथ साथ आंखों के बाहरी कोने झुक जाते हैं। आईब्रो ट्रायंगल बन सकती है। घिनौनेपन के जज्बात के वक्त ऊपरी होंठ उठ जाता है और साथ ही साथ उन पर झुर्रियां भी आ सकती हैं। माथे पर झुर्रियां भी आ सकती हैं। आंखें अधखुली और गाल उठ सकते हैं। गुस्से में आईब्रो नीची, तनाव भरी और झुकी हुई हो सकती है। आंखों का कस जाना, होंठ दबा लेना या फिर हल्का खुला रह जाना, तीरों की तरह घूरती हुई नजरें। दूसरी ओर डर में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन ऊपर की ओर, चाहे बंद हो या फिर खुला, मुंह पर शिकन होती है। साथ ही ऊपरी और निचली दोनों ही पलकें ऊपर हो जाती हैं। आखिरकार हैरान होने या चौंकने में आईब्रोज उठ जाती हैं। गोल न कि ट्रायंगल और दुख के साथ ऊपरी पलक और ऊपर उठ जाती है और निचली नीचे की ओर खिंच जाती है, जिससे आंखें बहुत ज्यादा खुल जाती हैं। कभी कभी जबड़ा भी नीचे लटक जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसल के इस्तेमाल के मामले में मैक्रो एक्सप्रेशन और माइक्रो एक्सप्रेशन में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन फर्क है इनके वक्त में, और यही बातें एकमैन ने भी दिखाई हैं। हालांकि ये एक्सप्रेशन इतने तेज हैं कि आम इंसान इस पर ध्यान ही नहीं देता है। 90% लोग इस बात पर गौर नहीं कर पाते हैं। फिर भी लोगों को माइक्रो एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग दी जा सकती है और झूठ पकड़ना सिखाया जा सकता है। कहना कुछ और करना कुछ, ये इसकी एक पुरानी मिसाल है। एकमैन ने ये तकनीक 32 घंटे में सिखाने का दावा किया था, लेकिन जो भी इसे इस्तेमाल करने के लिए बेताब हो रहे हैं उनके लिए शुरुआत करना काफ़ी आसान है। पहले तो कहे गए शब्दों और चेहरे के हाव भाव के बीच के अंतर को समझें। मिसाल के लिए, कोई आपसे लाख वादे कर ले, लेकिन डर के हाव भाव का दिखना उनकी असलियत दिखा देता है। झूठ पकड़ने का एक और तरीका है कि जब कोई खुद को सच्चा बताते हुए अपने कंधों को थोड़ा सा उठा लेता है, तब वो झूठ बोल रहा होता है। नाक को स्क्रैच करना, सिर किनारे पर ले जाना, आंखें चुराना, बातों में उतार चढ़ाव और बेचैन होना भी इंसान की अंदरूनी सच्चाई को बाहर ले आते हैं, यानी शायद वो झूठ बोल रहे हैं। फिर से बता दें, क्योंकि इसे बताया जाना चाहिए कि ये मेथड हर बार कारगर साबित नहीं होगा, और रिसर्च ये बताने में नाकाम रही है कि बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और धोखेबाजी में कोई मजबूत रिश्ता है या नहीं। इकलौते इशारे से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। कई साइकोलॉजिस्ट ने इस बात की ओर इशारा किया है कि माइक्रो एक्सप्रेशन में होने वाले बदलाव सिर्फ बेचैनी और चिंता की ओर इशारा करते हैं।
फिर भी बाकी टूल के साथ अगर इसे भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए और गौर किया जाए तो माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस और मजबूत हो जाएगी। इसके लिए आपको उस इंसान को घूर घूर कर देखना होगा और इस तरह से गौर करना होगा जिससे वो हिचकिचा जाए, और आमतौर पर यह होना तय है। आपको बेकार जानकारी को जंगली घास की तरह उखाड़ कर फेंक देना होगा और इस बात को समझना होगा कि किस हरकत को नॉइज या बेमानी कहा जा सकता है। जिस इंसान की ट्रेनिंग सही से पूरी नहीं होती वो झूठों को पहचानने में काफी बुरा होता है। महसूस करने से ज्यादा लोगों के बारे में उनके मन की आवाज पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि माइक्रो एक्सप्रेशन की थ्योरी के इस्तेमाल से समझने और करने के बाद अगर कोई भी बेहतरी होती है तो इससे काफी बदलाव आ सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन छोटा होगा लेकिन फिर भी ये डेटा पॉइंट है। झूठों के मुंह से नकाब उतारने की ये तकनीक काफी आक्रामक लगती है, लेकिन एक मैन ने सावधानी से यह समझाने की कोशिश की है कि झूठ और धोखा छुपे हुए जज्बात की ओर इशारा भी हो सकता है, न कि बुरे इरादों की ओर। डिटेक्टिव खेलने और लोगों के जज्बात का पता लगाने में मजा तो जरूर आता है, लेकिन हकीकत में इसका इस्तेमाल कुछ CSI की तरह है। ये हकीकत से ज्यादा टीवी पर अच्छा लगता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल पकड़म पकड़ाई खेलना नहीं बल्कि माइक्रो एक्सप्रेशन एनालाइज करना सीखकर जज्बाती समझ पैदा करना, हमदर्दी को बढ़ाना और लोगों को बेहतर समझ पाना है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशन का इस्तेमाल धोखा पहचानने या झूठ ढूंढने के लिए नहीं बल्कि ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि कोई इशारा क्या कह रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में और क्या कहा गया है, इसकी बुनियाद पर आप अपनी राय बना सकते हैं। होंठ कस लेना, मुंह के कोनों को कान या पीछे की तरफ झटका देना चिंता की निशानी है। कांपते होंठ या चिन्ह, सिकुड़ी आईब्रोज, दबी दबी सी आंखें और अंदर जाते होंठ, इन सब की ओर इशारा करते हैं कि वो चिंता में डूबा हुआ है। अगर आप ऐसे शख्स को जानते हैं जो शांत रहता है और आपको आकर कुछ बताता है जिसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कोई ना कोई चिंता जरूर सता रही है। वो झूठ बोल रहा है या फिर बताने में झिझक रहा है, इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। एक शख्स जिसे कुछ नापसंद है या फिर वो किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, तो शायद वो अपने होंठ कस के अंदर कर ले, आंखें फेरने लगे, पलकें झपकाए या फिर अपनी नाक सिकोड़ ले। शायद वो अपनी आंखें किसी कार्टून के विलन की तरह नीची कर ले। अगर कोई आपका तोहफा खोलकर बिना कुछ किए या कहे दूसरा तोहफा खोलने लग जाता है, तो आपको ये लगेगा कि शायद उसे आपका तोहफा पसंद नहीं आया। फिर हकीकत चाहे जो भी हो, जो चिंता में है वो चिंता से दूर जाने के छोटे मोटे रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो काफी शांत नजर आएंगे। बेकाबू और तेजी से पलकें झपकाना, गालों का फड़कना, जीभ काटना और चेहरे को हाथ लगाना, इन सब से यही पता चलता है कि हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। इसका ज्यादा फायदा तब है जब किसी मुजरिम से पूछताछ के वक्त या जॉब इंटरव्यू के वक्त इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन शांत माहौल में ध्यान देने पर यह और भी कारगर हो सकता है। ये सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। चेहरे के अलग अलग हाव भाव पर ध्यान दें। ज्यादातर कुदरती, खुद ब खुद होने वाले और असली एक्सप्रेशन एक जैसे ही होते हैं। जबरदस्ती, नकली और विरोधी एक्सप्रेशन ज्यादातर एक जैसे नहीं होते। और फिर आप ये बताने की कोशिश करें कि आप कॉन्टेक्स्ट से क्या समझे और पूरे इंसान के बारे में सोचें। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। याद रहे कि चेहरे के हाव भाव को समझने की कोशिश करना बहुत ताकतवर मेथड है, पर यह भी हर जगह कारगर साबित नहीं हो सकता। हर बार गौर करना एक नए डेटा पॉइंट को सामने लेकर आता है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। स्किल तब बनती है जब आप ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करके उसे समझ सकें। एक या दो साइन के बजाय
पूरा पैटर्न बना सकें। इसी वजह से माइक्रो एक्सप्रेशन की जानकारी को बाकी के मेथड और टूल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी टॉक। बॉडी लैंग्वेज भी चेहरे के हाव भाव की तरह ही पढ़ने, लिखने और समझने के लिए एक ताकतवर भाषा है। आखिरकार चेहरा शरीर का सिर्फ एक हिस्सा है। सिर्फ एक हिस्से पर ही क्यों गौर करना, जब लोगों के हाव भाव और चाल चलन भी कई चीजों के बारे में साफ साफ बता सकते हैं। FBI के पुराने एजेंट जो नवारो को इसका माहिर माना जाता है और वो इस बारे में बताते हैं कि लोगों की उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करें जो वो बिना मुंह खोले ही दे देते हैं। क्यूबा में जन्म लेने के बाद 8 साल की उम्र में वो USA चले गए और वहां जाकर ही अंग्रेजी सीखी। नवारो ने जल्द ही ये सीख लिया था कि इंसान का शरीर उस बिलबोर्ड की तरह है जो ये बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपने करियर में उन्होंने लोगों की बातों को पकड़ने के बारे में कई बार बताया। वो छोटी छोटी हरकतें जो बताती हैं कि कोई बेचैन, विरोध, आराम और डर पाले हुए है। चेहरे के हाव भाव के मुताबिक ये बातें धोखे और झूठ की ओर इशारा करती हैं, लेकिन ये भी बताती हैं कि कोई झिझक रहा है या फिर उसके महसूस करने और बोलने में फर्क है। इसकी समझ के साथ कि बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है, न सिर्फ हम ऐसे रास्ते खोजते हैं जिनसे हम दूसरों से बातचीत कर सकें, बल्कि हमारे खुद के शरीर और अनजाने में भेजे गए मैसेजेस पर भी ध्यान देते हैं। पहली समझने वाली बात तो ये है कि बिना लफ्जों के बात करना हमारे खून में है, बायोलॉजिकल है और हमारी तरक्की का नतीजा है। हम चाहें या न चाहें, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमारे रिस्पॉन्स बिजली से तेज और अपने आप आने वाले होते हैं। जरूरी बात यह है कि वो खुद को शारीरिक तौर पर एक्सप्रेस करना जानते हैं। इससे बिना लफ्जों के भी हजारों मैसेजेस हमारे सामने आ जाते हैं। ये दिमाग का ज्यादा पुराना, जज्बाती और सच्चा हिस्सा है, यानी लिम्बिक ब्रेन। ये खुद ब खुद होने वाले एक्शन के लिए जिम्मेदार है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा शरीर से हटा दिया गया है और कॉन्शियस कंट्रोल में है, और यही झूठ बोलने के काबिल है। अगर आप हाव भाव, हरकतें, ढंग, छूने के पैटर्न और किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, इन सब के बारे में समझ सकते हैं, तो आप खुद को उनकी सोच तक पहुंचने का एक बेहतर मौका दे रहे हैं। नवारो का मानना है कि हमारी बातचीत का ज्यादातर हिस्सा लफ्जों के बिना ही पूरा हो जाता है, यानी आप बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान न देकर ज्यादातर मैसेज को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए कि बातचीत बिना किसी अल्फाज के शुरू हुई। हमारे शुरुआती इतिहास में यानी भाषा बनने से पहले इंसान हाव भाव, छोटी मोटी आवाजें और चेहरे के एक्सप्रेशन की मदद से बातचीत करते थे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे ठंड, भूख और डर लग रहा है। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि बुनियादी हाव भाव को कैसे पढ़ें या फिर लोगों की टोन को कैसे समझें, क्योंकि हमारी सबसे पहली कम्युनिकेशन बिना लफ्जों की थी और आज भी इसे ही पसंद किया जाता है। डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज में बारबरा और एलन ने यह बताया है कि कैसे पूरी दुनिया में कंधों को ऊपर करना आज भी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है इस बात की निशानी है, और इसके बारे में हमें कभी किसी ने नहीं बताया। रिसर्चर कूपर राइडर, एबनर और गोल्डन मीडो ने सन 2018 में एक बहुत लंबा पेपर फ्रंटियर्स इन कम्युनिकेशन में निकाला, जिसमें हथेली के ऊपर होने के बारे में बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि किसी को इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और ये हमारे साथ करोड़ों सालों से है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हम इंसान ऐसा कैसे कर लेते हैं, और वो भी बिना किसी के बताए। ऐसी वजहों के बारे में सोचिए जिनसे आप बिना लफ्जों की बातचीत को कम आंक लेते हैं। इस तरह आप अपने प्यार या गुस्से का इजहार करते हैं, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना हो। फिर भी हम बिना लफ्जों की बातचीत की मदद से काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं।
इस जानकारी को समझने के बारे में जानें और आप ये भी जान सकेंगे कि कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर अपने जज्बात और सच्चे इरादों को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपने फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में पहले सुना है। ये टर्म सबसे पहले वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने सन 1915 में दिया था और मजाक की बात यह है कि इस पब्लिकेशन के टाइटल में ऐसे टर्म्स थे जिन्हें हम जज्बात समझते हैं, जैसे डर और गुस्सा। कैनन पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये बताया कि खतरा आने पर इंसान का पहला रिस्पॉन्स साइकोलॉजिकल और हार्मोनल है। खतरे के वक्त न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन मदद के लिए रिलीज किए जाते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार करके रिस्पॉन्ड करता है। इसकी एक तीसरी संभावना भी है, जमना या फ्रीज होना। और क्या है? खतरे के रिस्पॉन्स काफी हल्के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचैनी और डर की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने शायद ही कभी शिकारियों या दुश्मन कबीलों के आने पर फाइट या फ्लाइट की मदद ली होगी, लेकिन ये आदतें हमारे साथ साथ बोर्ड रूम और क्लासरूम तक आने को तैयार हैं। कैनन के बाद के लेखकों के मुताबिक हम इंसानों के जज्बात इन शुरुआती और जल्द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस का नतीजा हैं। शायद हम अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बोर्ड रूम की मीटिंग में बैठे बैठे ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हमारा लिम्बिक ब्रेन डर के रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम गौर करें तो ये ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी इंसान से मुश्किल सवाल पूछे जाएं या फिर उसे कठघरे में खड़ा किया जाए तो वो किसी गाड़ी के सामने आए हिरन की तरह नजर आएंगे। शायद वो अपनी जगह बैठे बैठे ही लॉक हो जाएं। इसे जमना या फ्रीज होना कहते हैं। अगला तरीका ये है कि कोई खुद अपने शरीर को डर से दूर ले जाए। एक इंसान किसी चीज को अपनी गोद में रखता है या फिर अपने लिम्ब को एग्जिट की तरफ मोड़ देता है। इसे फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। आखिरकार एक तीसरा इंसान है जो लड़ने लगेगा या फाइट करने लगेगा। डर के बदले बहस के दौरान ये आक्रामक रिस्पॉन्स या फिर हाव भाव देखकर साफ नजर आते हैं। जितना आप बिना लफ्जों की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी असली है और कितना वो हमारे इवोल्यूशन के बारे में बताती हैं। बीते वक्त में हमने कितने सारे इशारों के वार झेले या फिर किसी और के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इन दिनों हमारी दुनिया काफी अजीब हो गई है और हमें जिस चीज से डर लगता है वो लफ्जों और विचारों से बनी हुई है। एक्सप्रेशन की पुरानी मशीन, डर, हमला, जानने की इच्छा रखना आदि अब भी हम में मौजूद है, लेकिन हम उसे बहुत जोर से जाहिर करते हैं। आइए जानते हैं कि पैसिफाइंग बिहेवियर या दबाने वाला बर्ताव किसे कहा जाता है। इससे पता चल सकता है कि कोई बेचैनी, भरोसे की कमी और डर क्यों महसूस कर रहा है। खासकर दबाने वाला बर्ताव कुछ इस तरह का होता है। अनजाने में डर के आने पर खुद को दिलासा देना। जब हम बेचैन होते हैं, हमारा लिम्बिक दिमाग हमें कुछ ऐसे हाव भाव अपनाने को कहेगा जिससे हमें आराम मिले। माथे को छूना, गले को रगड़ना, बाल पर हाथ घुमाना, हाथ मसलना, इन सब से हमें आराम मिल सकता है। गला हमारी बॉडी के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक है और ज्यादातर खुला भी रहता है। सोचिए कि आक्रामक लोग गले को कैसे पकड़ते हैं और अनजाने में ही सही पर कैसे गले को जानलेवा हमले के लिए सही माना जाता है। क्या इस बात का तुक बनता है कि कोई अनजाने में इस जगह को ढककर या इस पर मारकर अपनी मुसीबत, बेचैनी या डर जाहिर करता है? महिलाओं से ज्यादा आदमी अपने हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। आदमी टाई की नॉट को इधर उधर करता है या फिर अपने गले के ऊपरी हिस्से को दबाता है। महिलाएं अपनी उंगलियों को कॉलर बोन के बीच के हिस्से के पास ले जाती हैं या फिर अपने गले के हार के साथ खेलने लगती हैं। इस बर्ताव पर गौर करने पर आपको ये समझ में आएगा कि वो मौजूदा डर या हिचक को कैसे सामने लेके आता है। कुछ लोग थोड़ा आक्रामक होकर बात कर सकते हैं
और दूसरे लोग थोड़ा पीछे झुककर, हाथ क्रॉस करके और एक हाथ गले तक ले जाकर इसका जवाब देते हैं। इसको असल वक्त में देखने से लगता है कि इस स्टेटमेंट ने कुछ डर और शक पैदा कर दिया। ठीक इसी तरह माथे को घिसना या छूना जज्बाती गड़बड़ी या घबराहट की ओर इशारा करता है। उंगली से किया गया एक टैप भी कुछ पल के लिए चिंता को जन्म दे सकता है। दोनों हाथों से सिर पकड़ना बहुत ही चिंता की ओर इशारा करता है। हाथ से पकड़ना, मारना या फिर सहलाना, ये सारे यही बताने की कोशिश करते हैं कि वो अकेला रहना चाहता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बेचैनी या डर के वक्त आदमी गाल छूना, होठों को रगड़ना और लिक करना, कान की मसाज करना या उंगलियों को बालों या दाढ़ी पर फेरने जैसी हरकतें करता है। दबाने वाले बर्ताव सिर्फ मारने या मसलने तक नहीं रुकते। गाल फुला लेना और जोर जोर से सांस लेना भी चिंता की ओर इशारा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुरी खबर सुनने के बाद या फिर एक्सीडेंट से बचने के बाद ऐसा कैसे करेंगे? उदासी के बजाय जम्हाई या अंगड़ाई लेना भी चिंता की एक निशानी है। शरीर का ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करना चिंता की ऐसी निशानी है जो बाकी जानवरों में भी पाई जाती है। पैरों की सफाई दूसरी निशानी है और इसमें पैरों को पोंछना या फिर उससे धूल झाड़ना भी शामिल है। टेबल के नीचे छुपाने से ये नजरअंदाज हो जाएगा, लेकिन आप अगर गौर करें तो ये चिंता के वक्त खुद को दिलासा देने का एक तरीका है। वेंटिलेटिंग एक और ऐसा बर्ताव है जिस पर आप गौर नहीं कर पाते हैं। किसी ऐसे शख्स पर ध्यान दें जो ठंडा होने के लिए अपनी कॉलर को गले से दूर खींच रहा हो या फिर अपने बालों को कंधों से दूर कर रहा हो। ये बेचैनी या तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। बेशक ये वातावरण खराब होने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये अंदरूनी तनाव और चिंता को जगाते हैं और वो ठंडा होने की मांग करेगी। दबाने वाले बर्ताव का एक और फॉर्म ये है कि माँ अपने बच्चे को आराम पहुंचाने के लिए क्या करती है। अपने बच्चे को क्रिडल करना और गले लगाना या फिर कंधे को सहलाना, जिससे उसे बुरा लगना बंद हो जाए। सब यही बताते हैं कि उसे खतरा, बेचैनी या उदासी महसूस होती है। ये हाव भाव ऐसे हैं कि अनजाने में भी हमारे शरीर को बचाते हैं। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज थ्योरी का बुनियादी प्रिंसिपल है। लिम्ब और हाव भाव हमारे शरीर का बचाव करने के अनजाने या फिर अनकॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं। जब आप ये मानते हैं कि धड़ या शरीर के निचले हिस्से में जरूरी ऑर्गन होते हैं, तो आप ये समझ सकते होंगे कि खतरा महसूस होने पर शरीर के इस हिस्से को बचाने के लिए क्यों लिम्बिक दिमाग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स भेजता है। ऐसा कोई जो किसी दरख्वास्त पर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता या फिर हमला या क्रिटिसिज्म महसूस होने पर बैक ऑफ कहने के लिए हाथ क्रॉस कर लेता है। बहस के दौरान हाथों को सीने तक उठाना बचाव का एक बहुत पुराना तरीका है। शब्द जैसे बोले नहीं, फेंके जा रहे हों और एक अनचाहा रिफ्लेक्स एक्शन उसे रोक रहा हो। ठीक इसी तरह पस्त और ढीले हाथ हार और निराशा की ओर इशारा करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है जैसे आपका शरीर कह रहा हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है और मैं हार मानता हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो डेस्क पर खड़ा है और उसकी बाहें खुली हुई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई जानवर अपना कब्जा जता रहा हो? चौड़े और बढ़ने वाले हाव भाव भरोसा, दबंगई और दूसरे पर हावी होने की ओर इशारा करते हैं। अगर कोई कमर पर हाथ रखकर खड़ा है तो वो अपने शरीर का निचला हिस्सा खुला छोड़ देता है। ये जताने का मजबूत तरीका है कि उन्हें खुद पर भरोसा है और वो डर नहीं रहे, और साथ ही उनका यकीन भी पुख्ता है। भरोसे और दबंगई दिखाने का एक और तरीका है जिसे पूरी दुनिया के नेता और व्यापारियों का पसंदीदा माना जाता है, हाथ तेजी से बढ़ाना। उंगलियों का ऊपरी हिस्सा जोर से दबाया जाता है जिससे एक छोटी सी मीनार बन जाए। ये तोल मोल करने, भरोसा दिखाने, तैयारी, ताकत और पोजीशन दिखाने का पुराना और असरदार तरीका है। हालांकि हाथ सिर्फ आराम कर रहे होते हैं और आप अपनी चाल सोच रहे होते हैं।
दूसरी ओर हाथों को मसलना या रगड़ना हालात पर पकड़ न होना या फिर अपनी काबिलियत पर शक होने की तस्वीर पेश करता है। ये दबाने वाले हाव भाव हैं जो तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हाथ ऐसे टूल हैं जो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं और हमारे एक्शन के बारे में बताते हैं। जब हम बेचैन हो जाते हैं, हाथ मसलते हैं या फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तब हम काम के मुश्किल होने या अपनी काबिलियत पर भरोसा न होने की ओर इशारा करते हैं, या फिर ये जताना मुश्किल हो जाता है कि खुद पर भरोसा है। पैरों का क्या? इनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये भी काफी कुछ और जरूरी बातें बताते हैं। खुश पैर उछलते कूदते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कूदते पैरों को बेचैन करने वाले या दबाव बनाने वाले हाव भाव से जोड़कर देखा जाए तो ये बेहद दिमागी तनाव, एनर्जी और बेसब्री की ओर इशारा करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कॉफी यानी कि आप ही चुन ले की ओर इशारा करते हैं। पैरों की उंगलियों का उठा होना ये दिखाता है कि इनके जज्बात पॉजिटिव हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं। साथ ही इन्हें स्माइलिंग फीट भी समझा जाए। साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे पांव और पांव की उंगलियां चलने फिरने के लिए हैं। तेज पांव ये बताते हैं कि इंसान के अंदर आगे बढ़ते रहने का जज्बा है। ये भी कहा गया है कि अनजाने में पैर उसी दिशा में होता है जहां उसका मन होता है। दोनों पैरों की उंगलियों का बात करने वाले की दिशा में होना इस बात की ओर इशारा करता है कि मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं या मैं भी बातचीत का हिस्सा हूं। पैरों का दूसरी ओर होना ये बताता है कि सामने वाला जाना चाहता है। घुटनों का टकराना, पैरों की बॉल का ऊपर नीचे जाना या फिर चंचल पैरों के साथ खड़े होना इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई भागना या चले जाना चाहता है। इन चीजों से ये भी पता चलता है कि किसी के अनकॉन्शियस दिमाग के इंजन की आग भड़क चुकी है और वो चलते रहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो मौके के लिए बेसब्र है और जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, या फिर उन्हें मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं हैं और वो सचमुच भाग जाना चाहते हैं। बात मायने रखती है। पैरों से भी नेगेटिव जज्बात के बारे में पता चल सकता है। पैरों को क्रॉस कर लेना, जैसा कि हाथों के साथ हुआ था, ये एक इशारा है कि हम खतरे या बेचैनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस किए गए पैर हमेशा उसकी ओर होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी से बचा जा सकता है या फिर किसी को पास बुलाया जा सकता है। एक महिला अपनी हील्स लटकाकर आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकती है, जैसे जूते को हील के ऊपर ले जाना। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि हम किसी के साथ अच्छा महसूस करते हैं या फिर इंटीमेट होना चाहते हैं। दूसरी ओर पैर और एंकल को लॉक कर लेना फ्रीज रिस्पॉन्स की तरह है, यानी उन्हें ये हालात या लोग पसंद नहीं आए। हमने इंसानी शरीर के चेहरे, हाथ, पैर और धड़ के बारे में तो बात कर ली, फिर भी कुछ रह गया है। पर क्या? लगता है काफी कुछ रह गया है। पूरे शरीर को भी कई तरीके से देखा जा सकता है। अब जब आप अगली बार किसी नए शख्स से मिलें तो झुकें, हाथ मिलाएं और ऐसा करते वक्त सामने वाले के पूरे शरीर की हलचल पर गौर करें। जो लोग सरकारी गाड़ियों में आना जाना करते हैं वो ज्यादा सुकून, सुरक्षित और भरोसा महसूस करते हैं। जो लोग खुद में रहते हैं उनमें कम भरोसा और आक्रामक रवैया देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह बहस में सीना फुला लेना और हाथों को आक्रामक तरह से रखना ये दिखाता है कि देखो हम कितने बड़े हैं। वहीं कंधों का उठना और धीमा हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। हम जंगल में मौजूद गोरिल्ला की तरह नहीं है कि बहस के वक्त अपनी छाती पीटें, लेकिन गौर से देखने पर इस शुरुआती बर्ताव के ऐसे थोड़े थोड़े निशान आपको अब भी खुद मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो सामने आकर हावी होने, आक्रामक होने या फिर धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। हिप्स पर हाथ रखना, हाथों को पीछे ले जाकर स्टैंड एट ईज की पोजीशन में रखना या फिर
चेयर को पीछे ले जाते हुए हाथों को गले के पीछे ले जाना, इन सब में इंसान का आराम में और हावी होना सामने आता है। जब आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझने लगते हैं तब पहली बार में ही खुद से पूछिए कि उनके काम, हाव भाव और ढंग, ये 3 चीजें घट रही हैं या बढ़ रही हैं? क्या उनका मुंह खुला है या बंद है? क्या उनके हाथ खुले हुए, ढीले या फिर शरीर से दूर हैं? क्या उनके लिम्ब पास पास और जकड़े हुए हैं? क्या उनके चेहरे के हाव भाव कसे हुए हैं या फिर ढीले ढीले हैं? क्या उनकी चिन ऊपर है जो कि भरोसे की निशानी है या फिर अंदर धसी है जो कि शक की निशानी है? मान लीजिए कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उन सब को बताने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ गौर करें। जिस तरह उसके लिम्ब हैं, क्या उससे आपको अपने सामने वाले के शरीर में सुकून नजर आ रहा है या फिर तनाव और बेचैनी देखने को मिल रही है? बॉडी लैंग्वेज का हुनर सामने वाले के बर्ताव को समझने का हुनर है, न कि मन का कहा सुनना। ये इसलिए है क्योंकि हम में से हर कोई इसका पता लगाने में माहिर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लफ्ज़ों की मदद से होने वाली बातचीत को कुछ देर के लिए अहमियत नहीं देते और लफ्ज़ों के बिना होने वाली बातचीत के खजाने का इस्तेमाल करते हैं जो कि लोगों के बीच में मौजूद है। इनमें से किसी को भी छुपाया नहीं जा सकता। इसके बजाय सवाल ये है कि इससे लोगों के बारे में और डेटा इकट्ठा करने के रास्ते खुल जाते हैं और हमें इन पर गौर करना सिखाया ही नहीं जाता। सब कुछ जोड़ कर देखते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम अपनी मदद के लिए कैसे कर सकते हैं? लोगों के उन हौसलों, इरादों और जज्बात के बारे में पता लगाने के लिए जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने लायक बात है कि हम लोगों के लिए धोखे को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि किसी भी इशारे को गलत समझ लेना उसे हमेशा के लिए गलत बना देता है। आम लोग या फिर प्रोफेशनल लोग दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझने में काफ़ी कच्चे होते हैं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें इसके बारे में कितनी जानकारी है। हुनर तब काम आता है जब आप किसी के हाव भाव को पहचान लेते हैं। क्या किसी के फोल्ड किए हुए हाथ ये बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, नाखुश है, डरा हुआ है या फिर उसे सिर्फ ठंड लग रही है? ये ट्रिक 1 या 2 इशारों को पकड़ लेने पर काम नहीं आते, बल्कि काफ़ी सारे हाव भाव समझने के बाद काम आती है और बर्ताव से एक बेहतर तस्वीर बनाने में मदद करती है। झूठ पकड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए जिन हाव भाव का इस्तेमाल किया जाता है वो धोखे के हाव भाव से भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और चिंता या बेचैनी के एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। इन सब को देखते हुए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना काम की चीज़ है। अपने हुनर में इसको शामिल कर लेना आपकी बातचीत को एक नया नज़रिया दे सकता है और आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। इसके साथ साथ अपने झगड़े और तनाव के बारे में भी काफ़ी कुछ बता सकता है। ये जानना कि सामने वाला क्या सोच रहा है एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने में आपकी मदद कर सकता है। इससे आप उन चीज़ों पर बात कर सकते हैं जो सामने वाला सोच रहा है, न कि बजाय इसके कि वो क्या कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज कोई न कोई सिग्नल हमेशा देते रहते हैं। हर कोई हर वक्त बिना लफ्ज़ों के भी बात करता है। न सिर्फ ये मुमकिन है कि हम उसी वक्त इनको पकड़ लें, बल्कि ये भी मुमकिन है कि हम इन्हें समझ जाएं। आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ गौर करना है और अपने साथी इंसान को जानने के बारे में इतना क्यूरियस रहना है जितना आप पहले कभी नहीं थे। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के हुनर को सीखते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपके दिमाग में इन ज़रूरी प्रिंसिपल के लिए जगह बना देता है। बर्ताव को आम रखना। बातचीत के दौरान किसी 1 या 2 हाव भाव से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। वो अचानक से या दिमाग की वजह से भी नज़र आ सकते हैं। आपको इस बात का जितना ज़्यादा पता होगा कि एक इंसान का आम बर्ताव क्या है, उतना ही आपको पता चलेगा कि इस पर
और ध्यान देना है या नहीं। अगर कोई अक्सर अपनी आंख को मींच लेता है, पाउट करता है, एक जगह सीधा खड़ा नहीं रहता या फिर अपना गला साफ करता है, तो आप इन बर्तावों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। अजीबो-गरीब या फिर बेतुके बर्ताव की खोज करें। लोगों को पढ़ना उनकी हरकतों के पैटर्न पढ़ने के जैसा है। ऐसी चीजों पर ध्यान दें जो एक इंसान के लिए अजीब है। अचानक से बालों पर हाथ फेरना या फिर आंखें चुराना भी यही बताता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, खास करके तब जब आम तौर पर इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता है। कुछ वक्त में आप अपने आसपास के लोगों की हरकतों के बारे में बता सकते हैं। वो घबराहट के वक्त अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं या फिर गला साफ करने लगते हैं और जताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। जरूरी यह है कि आप ऐसे हाव भाव और हरकतों पर ध्यान दें जो आम रवैये से हटकर हो। सिर्फ लफ्जों के बिना की गई बातचीत के बजाय कथनी और इसमें आने वाले फर्क को पहचानने से ज्यादा फायदा होगा। बात कॉन्टेक्स्ट की है। इसकी आम सी मिसालें हैं हाथ पर पसीना आना, माथे को रगड़ना, जोर से आह भरना और फिर भी ये दावा करना कि मैं ठीक हूं। हाव भाव से आपको ये पता नहीं चलता कि इस इंसान को चिंता सता रही है, पर इससे ये पता चलता है कि शब्द और उसके भाव आपस में मेल नहीं खा रहे। खूब सारा डेटा इकट्ठा कर लें। जैसा कि हम जान चुके हैं, कुछ कसे हुए बर्ताव इसलिए होते हैं क्योंकि किसी को ठंड लग रही है, थके हुए हैं या फिर बीमार हैं, और बढ़ने के बर्ताव सिर्फ भरोसे की ओर इशारा नहीं करते बल्कि हल्का महसूस करने की ओर भी करते हैं। इसीलिए सिर्फ एक हाव भाव को समझने की कोशिश ना करें, हमेशा कई चीजों की ओर जाएं। अगर आप कुछ देखते हैं उसे लिख लें, लेकिन तुरंत किसी नतीजे पर ना पहुंचें। रुक कर देखिए कि वो फिर ऐसा करते हैं या नहीं। कुछ और ऐसे हाव भाव ढूंढने की कोशिश करें जो आपकी समझ को पुख्ता करने की कोशिश करें, या फिर इसे पूरी तरह से नकार दें। इस पर भी गौर करें कि दूसरे लोगों के साथ या फिर किसी और हालात में उनके हाव भाव वही हैं या नहीं। इस बात को एनालाइज करने में पूरा वक्त लें कि आपके पास क्या है। दूसरे के हाव भाव को मिरर करना। एक जरूरी बात यह है कि एक ही बर्ताव का मतलब इंसान या कॉन्टेक्स्ट के बदलने पर बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी बर्ताव का एक मतलब एक ही इंसान तक रहता है। अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए इस बात पर गौर करें कि वो आपके हाव भाव को मिरर कर रहे हैं या नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। मिरर करना इंसान का बुनियादी और कुदरती तरीका है। जिन्हें हम पसंद करते हैं, हम उनके तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी नए क्लाइंट के साथ मीटिंग रूम में आते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ्रेंडली हैं, आप कितना मुस्कुराते हैं या कितना दिल खोल कर मिलते हैं। वो तो आपके साथ सख्ती से ही पेश आते हैं और आपके बर्ताव को मिरर नहीं कर पाते। ये सारे हाव भाव गैर जरूरी हैं, वो घुलते मिलते नहीं हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खुली सोच के नहीं हैं, इसके बजाय वो सख्त हैं और डरे हुए हैं। एनर्जी पर गौर करें। ये कोई हल्की फुल्की या सीमित सोच नहीं है। एक ग्रुप के लोगों के इरादे, कोशिशें और फोकस जरूर लिख लें। गौर करें कि एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है। कभी कभी एक ग्रुप का लीडर सिर्फ और सिर्फ नाम का लीडर होता है, असली ताकत तो किसी और के हाथ में ही होती है। एक आदमी को सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि रूम में मौजूद बच्चा कितने लोगों का ध्यान खींचता है। वो कुछ ज्यादा नहीं करता, फिर भी सबका ध्यान कितनी आसानी से खींच लेता है। ठीक इसी तरह एक पिता परिवार के लीडर हो सकते हैं और वो अपने नजरिए को थोपने के लिए आवाज ऊंची भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि उनकी पत्नी हैं जिनको लगातार नकार दिया जाता है, और परिवार के हर सदस्य की बॉडी लैंग्वेज से यही पता चलता है कि उनकी माँ की ही चलती है।
और जो कहा गया है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रूम में मौजूद सबसे ताकतवर आवाज का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे तेज हो। एक ग्रुप के अंदर चल रहे पावर के खेल को एनर्जी के फ्लो के हिसाब से समझा जा सकता है। कौन सबसे ज्यादा बोलता है, कौन कौन ज्यादा बोलते हैं और कैसे, कौन इसमें अहम बन जाता है। याद रहे कि बॉडी लैंग्वेज बदलती है। जब हम बात करते हैं तो हमारी भाषा का कंटेंट सिर्फ लफ्जों में छुपा हुआ नहीं रहता, और हम जिस व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं वो इनको एक धागे में पिरोती है। ये सब इस पर टिका हुआ है कि हम बात कैसे करते हैं। क्या एक वाकया लंबा और पेचीदा है या फिर छोटा और आसान है? क्या हर चीज किसी सवाल की तरह एक के बाद एक रखी गई है या फिर किसी जाने माने फैक्ट की तरह भरोसे के साथ कही गई है? वो कितनी तेज कही जा रही है, उसे कितना जोर से कहा जा रहा है, क्या उसे साफ साफ कहा गया है या फिर बड़बड़ाया गया है? जिस तरह लफ्जों के साथ बताई गई जानकारी में बताने के तरीके के हिसाब से फर्क आ सकता है, उसी तरह बिना लफ्जों के दी गई जानकारी में भी फर्क आ सकता है। हाव भाव हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उसी वक्त मिलने वाली जानकारी पर गौर करें। गौर करें कि कैसे एक्सप्रेशन जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। किसी भी हाव भाव को पकड़ने की तैयारी में न रहें, इसके बजाय उसके फ्लो पर ध्यान दें। मिसाल के तौर पर इस पर ध्यान दें कि कोई कैसे चलता है। चलना भी शरीर का एक ढंग है, लेकिन रफ्तार के साथ। धीमे चलना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप में भरोसे की कमी है, वहीं तेज चलना ये बताता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और जोश से भरे हुए भी। इस पर भी ध्यान दें कि कोई दूसरों को कैसे जवाब देता है या फिर ताकतवर लोगों से कैसे बात करता है। एक बार आप गौर करना शुरू करेंगे तो जानकारी की दौलत देखकर हैरान रह जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। आखिरकार इसे दोहराया जाने लगता है। कोई भी हाव भाव हवा में नहीं बनता। लफ्जों की बातचीत की तरह ही बिना लफ्जों की बातचीत को भी हर चीज के साथ जोड़कर देखना चाहिए। पैटर्न बनाकर लोगों के बर्ताव को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग हालात के हिसाब से समझने की कोशिश करें। हालात और आसपास के माहौल पर गौर करें। शादी के वक्त या किसी बड़े इंटरव्यू से पहले पसीना आना या फिर बड़बड़ाना तो समझ में आता है, लेकिन किसी की कबर्ड में झांकते हुए सवाल पूछे जाने पर ऐसा करना शक पैदा करता है। याद रहे कि हर कोई अलग होता है। आप उनको इस बात से समझ सकते हैं कि उन्हें अकेले रहना पसंद है या फिर लोगों के साथ मिलजुल कर, जज्बाती हैं या फिर सबूतों पर भरोसा करते हैं। सहने की ताकत कम है या ज्यादा? क्या वो मुसीबत का डट कर सामना कर सकते हैं या फिर बिखर जाते हैं? तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं या फिर देर में? या फिर अपनी जिंदगी को लेकर संजीदा हैं या चीजों को मजाक में टालने की आदत है? हम क्या हैं, इसे बहुत दिनों तक छुपाना आसान नहीं है और न ही ये छुपी रह सकती है, लेकिन हमारी खास पर्सनालिटी के हिसाब से इसका फॉर्म बदल जाता है। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि चेहरे के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज समझना एक ऐसा हुनर है जिस पर महारत हासिल करने में वक्त लगता है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप ये जल्द से जल्द समझ सकें कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हालांकि पहले बताए गए प्रिंसिपल को याद रखें और अपनी गौर करने की ताकत पर पकड़ बनाने की कोशिश करें, जिससे आपके अंदर उन चीज़ों को खुद ब खुद देखने और समझने का हुनर आ जाएगा जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर दिया करते थे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लफ्ज़ों और भाषाओं का दबदबा है, लेकिन अब आप बिना लफ्ज़ों की बातचीत के स्टूडेंट बनते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इंसान का शरीर एक है, इसे इसी तरह से पढ़ें। हर किसी ने इन आंकड़ों के बारे में सुना होगा कि हमारे कम्युनिकेशन का 90% हिस्सा बिना लफ्ज़ों के होता है। हमें लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ पेज पर मौजूद भाषा, चिन्ह या सिंबल, शोर और आवाज
या फिर तस्वीर से बनता है, लेकिन भाषा बनाने वाला एक जीता जागता इंसान है। सच्चाई यही है कि लफ्ज़ों के साथ और लफ्ज़ों के बिना होने वाली बातचीत के बीच की दीवार हमेशा धुंधली रही है। बीते सेक्शन में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे आप एक शख्स के बारे में इससे ज़्यादा जान सकते हैं जितना वो बताना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप सिर्फ उनकी ज़बान से निकले लफ्ज़ों का ही मतलब न समझें, बल्कि उनको भी समझें। लोगों के धोखे और छुपे हुए जज्बात का पता लगाने से हमने एक राय कायम की। एक इंसान के अंदर जो कुछ छुपा हुआ होता है वो आखिरकार बाहर आ ही जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान एक होता है, यानी लफ्ज़ों वाली या बिना लफ्ज़ों वाली बातचीत एक इंसान के दो अलग अलग पहलू हैं। लफ्ज़ों और उन लफ्ज़ों को जन्म देने वाले होठों में क्या फ़र्क होता है? एक शरीर और उसके हाव भाव में क्या फ़र्क है? यह आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक रिसर्च सामने निकल कर आई है जिसने इस दावे का साथ दिया है कि कम्युनिकेशन को इंसान के सारे एक्सप्रेशन की तरह समझा जा सकता है। पहली बात तो ये कि क्या आपकी किसी ऐसे इंसान से बात हुई है जिसको आपने झटी ये कह दिया हो कि आप मुस्कुरा रहे हैं? कॉल सेंटर के मैनेजर अपने स्टाफ को बताते हैं कि लोग आपकी मुस्कुराहट को सुन सकते हैं, पर यह मुमकिन कैसे है? ये तब सही लगता है जब हम इस बात को समझते हैं कि आवाज़ कोई अजीब चीज़ नहीं बल्कि इंसान के शरीर का असली और साइकोलॉजिकल हिस्सा है। डॉन्डर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रैडबाउड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर विम पो ने सन 2020 में पीएनएस जर्नल में कुछ दिलचस्प रिसर्च पब्लिश की। उनको इस टॉपिक में दिलचस्पी थी कि हम अपने आप समझ जाते हैं। हाथ की हरकतें और चेहरे के हाव भाव कही गई बातों को बेहतर समझने में आपकी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ये बात समझने में बुनियादी भी हो सकती है। एक एक्सपेरिमेंट में पो ने 6 लोगों को आ की आवाज़ निकालने को कहा और उसे बोलते वक्त किए गए अलग अलग तरह के हाव भाव से जोड़ दिया। उसने 30 लोगों को सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुनने को कहा। हैरत की बात है कि लोग बात के साथ साथ होने वाले मूवमेंट का सही अंदाजा लगा पा रहे थे और उसकी नकल भी कर रहे थे। वो बता पा रहे थे कि क्या मूवमेंट था, उसे कहाँ परफॉर्म किया गया और ये सब कितनी तेज हुआ। कैसे? पो की थ्योरी ये है कि लोग आवाज़ के पिच और वॉल्यूम में होने वाले ज़रूरी बदलाव या स्पीड में होने वाले बदलाव से उनका पता लगा सकते हैं, जो उनके अलग अलग हाव भाव से मिल जाते हैं। जब आप कोई भी हाव भाव बनाते हैं तो आवाज़ के साथ साथ आपका पूरा शरीर उसका हिस्सा बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं, आपको उस इंसान के शरीर के कई पहलुओं के बारे में जानने को मिल जाता है। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ आपके शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज़ में कंपन पैदा करते हुए या फिर वाइब्रेट करते हुए जाती है, लेकिन शरीर के किसी एक हिस्से से हाव भाव बनाते वक्त मसल टेंशन में फ़र्क देखने को मिल सकता है और हम इन छोटे छोटे बदलावों को सुन सकते हैं। इस हुनर की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ इसके बारे में जानना होता है। शायद ही आपने सोचा होगा कि आप फ़ोन पर भी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन आवाज़ को शरीर का हिस्सा मान कर ही आप ऐसा कर सकते हैं। आवाज़ खुद में हमारे बर्ताव को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा पहलू है। जब आप किसी दूसरे कैमरे में मौजूद शख्स की रिकॉर्ड की गई आवाज़ या फिर फ़ोन पर आवाज़ सुनते हैं तो आंख बंद करके ये सोचने की कोशिश करें कि उनका शरीर क्या हरकतें कर रहा होगा और उसके हाव भाव या ढंग क्या कहना चाह रहे हैं। बेशक आप किसी की आवाज़ सुनकर उसकी उम्र या जेंडर का पता लगा सकते हैं, लेकिन आप इसी की मदद से उसके समाज और देश के बारे में भी जान सकते हैं। रफ्तार, टिम्बर, वॉल्यूम, पिच और कंट्रोल करने की डिग्री पर ध्यान दें। एक शख्स कैसे सांस लेता है, कैसे उनके शब्द और कहने का तरीका एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर, कोई आपको फ़ोन पर बताने की कोशिश कर रहा है कि उनमें कितना जोश है,
लेकिन आवाज में आलस भरा हुआ है, जो इस ओर इशारा करता है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। मैसेज के गुच्छों के ग्रुप के बारे में सोचना। आइए अब अपनी नजर एक इंसान के बर्ताव से हटाकर सभी इंसानों के बर्तावों पर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम दुश्मन जैसा और आक्रामक महसूस करते हैं तो आपको भाषा, हरकतें या फिर चेहरे के हाव भाव में इसी हिसाब के रवैये और इरादे हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इस बारे में सोचना कि आक्रामक रवैया किस किस तरह का हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ आक्रामक रवैये पर ध्यान देना चाहिए और उसके बर्तावों से बनने वाले ग्रुप पर ध्यान देना चाहिए। आक्रामक रवैया इन हरकतों से पहचाना जा सकता है कि आमना सामना हो रहा है या नहीं, या फिर कोई अपने टारगेट की तरफ कितनी तेजी और फुर्ती के साथ जा रहा है। दूसरे की ओर जाते वक्त कब्जा करने वाले उसके बर्ताव उसकी दबाव बनाने की ख्वाहिश को सामने लेकर आते हैं। लफ्जों में ये बेइज्जती या ताने की तरह लग सकता है। देखने में ऐसा लगता है कि दो लोग एक दूसरे के आसपास खड़े हैं और एक दूसरे के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो एक दूसरे पर धौंस जमा सकें। अचानक होने वाले असरदार और निशाना लगाकर किए जाने वाले बर्ताव को आक्रामक रवैया कहा जा सकता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे सारा शरीर एक ही इरादे के इशारों पर नाच रहा हो। दबंग बॉडी लैंग्वेज, दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें जोर बहुत हो लेकिन दिशा ना हो। ये उस इंसान के बारे में बताती है जो अपनी चीजों पर अड़ा रहता है, यानी अपने मजबूत, बैलेंस्ड और स्मूथ एक्सप्रेशन पर भरोसा करके उन्हें खुलकर बताने वाला। आक्रामक इंसान चिल्ला सकता है, वहीं दबंग इंसान इस तरह अपनी बात को रखता है कि उसकी बात का वजन भी ना घटे और उसे आसानी से सुना भी जा सकता है। दबने वाली बॉडी लैंग्वेज में इंसान झुकने से हिचकिचाता नहीं है। खुद को बचाने के ऐसे हाव भाव जो इंसान को छोटा बनाते हैं, जैसे ज्यादा मुस्कुराना, ज्यादा हरकतें ना करना, धीमे बोलना, आंखें नीचे कर लेना, या फिर ऐसे खड़े होना कि सामने वाले को खतरा महसूस ना हो। ये सच में खुले दिलो दिमाग का होने से कहीं अलग है। आराम पसंद और दोस्ताना मिजाज वाले लोग थोड़ा लूज रहते हैं, यानी खुले और क्रॉस ना किए गए हाथ और पैर, चेहरों के हाव भाव का कुदरती होना, आसानी से बात करना या फिर अपना कोट वोट उतार देना जिससे बातचीत इनफॉर्मल लगे। ये थोड़ा बहुत रोमांटिक बॉडी लैंग्वेज की तरह है, ना कि किसी हवस भरे इंसान की तरह जो ऐसे बर्ताव करेगा जिससे उसके शरीर की भूख मिट सके। इसके लिए खुद को या दूसरे इंसान को छूना, मुस्कुराहट के साथ उसे देखना, दिखावा करना, ताकत दिखाना और कनेक्शन दिखाने के लिए आंखों से इशारे करना, सवाल करना, बात मानना या फिर सामने वाले की नकल करना आम है। इन सब का मकसद एक ही है, यानी सामने वाले को पास बुलाना। धोखा देने वाली बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे तनाव या टेंशन से जोड़कर देखा जाता है। धोखा देने का मतलब है कि एक इंसान के मन में दोहरे ख्याल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर, वो सोच तो कुछ और रहा है लेकिन कह कुछ और रहा है। ऐसे हालात में आने वाले तनाव पर गौर करने की कोशिश करें। आप उनकी बंधी हुई बॉडी लैंग्वेज, बेचैनी और कटे कटे रहने के रवैये को ढूंढने की कोशिश। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपसे वो बात छुपा सकें जिसका जिक्र वो आपसे नहीं करना चाहते। किसी ऐसे ही शख्स की तलाश करें। सामने वाले की बातचीत के पीछे के इरादे को भांपकर हम उसके शरीर को एक नजरिए से देख सकते हैं। ये हमें अलग अलग तरह के डेटा पॉइंट को जल्द इकट्ठा करने में मदद करता है। साथ ही ये एक ही हाव भाव से चीजें समझने के बजाय बर्ताव के पैटर्न बनाकर समझने में मदद करता है। इंसान के पूरे शरीर को ही देख लीजिए। लिम्ब, चेहरा, आवाज, ढंग, टॉर्सो, कपड़े, बाल, हाथ और उंगलियां आदि। क्या आप बचने के हाव भाव के ग्रुप को देख सकते हैं? क्या कोई ताकत और दबदबा दिखाना चाहता है? क्या वो
भरोसा दिखा रहे हैं? क्या आपके सामने खड़ा इंसान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भरोसेमंद है? क्या उनके पास आपको देने के लिए सही चीज है या नहीं? या फिर वो आपसे खुले दिल और इज्जत से पेश आ रहा है या नहीं? बहुत आम भाषा में कहूं तो पूरी बॉडी के पैटर्न को देखिए। क्रॉस करना, पास आना या बंद करना, ये बचाव, शक और शर्म की ओर इशारा कर सकते हैं। बढ़ना, खोलना, ढीला होना, ये दोस्ताना, आराम पसंदगी और भरोसेमंद रवैये की ओर इशारा करते हैं। आगे जाना, नुकीला होना, दिशा वाला होना, ये दबदबा कायम करना, काबू करना और यकीन दिलाने वाले रवैये की ओर इशारा करते हैं। सजना, छूना, स्ट्रोक करना, मारना, ये रोमांटिक रवैये की ओर इशारा करते हैं। मारना, चौंकाना, जोर शोर, ये एनर्जी या लड़ाई झगड़े की ओर इशारा करते हैं। बार बार बात करना, राजी होना, सामने वाले जैसी हरकतें करना, ये इज्जत, दोस्ती, पसंद करने या मान जाने की ओर इशारा करते हैं। मोटे तौर पर कहें तो बर्ताव और बातचीत को होल्ड करने के एक्सप्रेशन के तौर पर समझा जा सकता है। किसी पर होल्ड करना, होल्ड इन करना, होल्ड अप करना, होल्ड बैक करना, होल्ड ना कर पाना, टाइट होल्ड करना आदि। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसकी पूरी जिंदगी जोर और काबू में बीती है, तो आप उनसे जुड़ी अपनी समझ की मदद से उन्हें और अच्छे से जान सकते हैं। हाथ मसलना, होंठ का टाइट हो जाना, उठी हुई आईब्रो, आहिस्ता सांस लेना, हाई पिच टोन्स, जल्दी जल्दी पलकें झपकाना आदि। उनका शरीर आपको सिर्फ एक ही मैसेज भेजता है और वो है तनाव का। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। इसके अलावा कंटेंट के लिए मिलने वाले सुराग से आप ये बता सकते हैं कि ये बेचैन करने वाली बात है, झूठ है या फिर शर्मिंदा करने वाली बात है। तो याद रखने लायक बातें इस तरह से हैं। आखिरकार हम सीधे उसके मन या दिमाग तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक नजर देखकर या गौर करके उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? हम दो बुनियादी पहलुओं पर ध्यान देते हैं, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज। ये जानना जरूरी है कि इन पहलुओं का साइंस की तरफ से सबूत मिलने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑब्जर्वेशन पर शक नहीं किया जा सकता। ये एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि इस पर कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं। इससे हम बेहतर समझ सकते हैं कि हमें क्या ढूंढना है और उससे क्या जानने की कोशिश करनी है। हमारे चेहरे के हाव भाव दो तरह के होते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन और मैक्रो एक्सप्रेशन। मैक्रो एक्सप्रेशन बड़े, धीमे और ज्यादा आम होते हैं। ये कभी कभार झूठे होते हैं और सोच समझ कर बनाए जाते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन इसके ठीक उल्टे होते हैं, ज्यादा तेज, समझ में ना आने वाले और बिना सोचे समझे होने वाले एक्सप्रेशन। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन ने 6 में से हर एक माइक्रो एक्सप्रेशन के लिए एक होस्ट ढूंढा है। साथ ही बेचैनी, झूठ और धोखे के लिए भी माइक्रो एक्सप्रेशन को पहचाना है। बॉडी लैंग्वेज को समझने का दायरा बहुत बड़ा है। आमतौर पर एक सुकून भरा शरीर आराम से रहता है, बेचैन शरीर सिकुड़ जाता है और खुद को कैद करने या आराम पहुंचाने की कोशिश करता है। ये याद रहे कि किसी की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये पता करें कि वो आम तौर पर कैसे रहते हैं। हमें शरीर को एक समझना चाहिए और उसके अंदर मौजूद बर्ताव के ग्रुप को ढूंढना चाहिए। ये सारे बर्ताव मिलकर किसी एक चीज की ओर इशारा करते हैं। आवाज को भी शरीर के एक हिस्से की तरह देखना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। ऐसे साइन और क्यू ढूंढें जो उनके आम क्यू या साइन से मेल नहीं खाते। इससे ये पता चल सकता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आप कुछ और क्यूज भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि आप जो भी साइन ढूंढेंगे
उनका कोई मतलब नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए काफी डेटा हो।